औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्लाइड्स आवाज़ क्लियर है? अल्लाह। यस सर। असेसमेंट इन एजुकेशन हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो कर लें। असेसमेंट इन एजुकेशन ये एक इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिकली 4 टर्म्स होती हैं, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम इन 4 टर्म्स को पढ़ेंगे। जी जी आवाज़ आ रही है मेरी? सर अभी आ रही है। अच्छा अब आ रही है, चलो। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हम टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये हमारी 4 बेसिक टर्म्स हैं। इन चारों टर्म्स को हम टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को हम टेस्टिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या नाम है इन चारों का? टेस्टिंग एलिमेंट्स। इवैल्यूएशन, असेसमेंट, ये चैप्टर जो हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट हो इन 4 बेसिक टर्म्स का, जिनको हम क्या कह रहे हैं? टेस्टिंग एलिमेंट्स। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट से, और इनकी डेफिनेशंस या एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम कोई एग्जांपल कोड कर लेते हैं। फिर हम इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे तो हमें समझना आसान हो जाएगा। सपोज़ करें कि आप एक टीचर हैं, आप एक क्लास के अंदर मौजूद हैं और आपने अपने बच्चों को कोई चीज़ पढ़ा दी है। अब पढ़ाने के बाद आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपने पढ़ाया क्या आपके बच्चों को समझ लग गई है, या उनका नॉलेज अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। आप क्या करते हैं? चंद सवालात जो आपने पढ़ाया उसी में से बना लेते हैं, 2 सवाल, 4 सवाल, 10 सवाल, 20 सवाल, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो वो जो सवालात आप बनाते हैं, उन सवालात के मजमूए को हम टेस्ट कहते हैं। ठीक है, टेस्ट क्या चीज़ है? सवालात का मजमूआ। अब हमने ये सवालात, आवाज़ मेरी आ रही है? यस सर, योर साउंड इज क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू। अच्छा, यस अब सर। ये जो सवालात का मजमूआ है ना, ये टेस्ट कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने सवालात का मजमूआ क्यों बनाया? हमने इसलिए बनाया ताकि हम स्टूडेंट से ये इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें कि आया उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, या उन्होंने जो चीज़ हमने उनको डिलीवर करनी थी उन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ क्वेश्चन इज़ नाउन एज टेस्ट, या टेस्ट एक ऐसा अमल है, एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं? बच्चों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनकी लर्निंग के अबाउट। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन इसकी हो सकती है। तीसरे अंदाज में इसको ये भी कह सकते हैं कि हम किसी बच्चे के बिहेवियर को मेजर करने के लिए जो टूल यूज़ करते हैं उसको भी हम टेस्ट कहते हैं। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर एक्शंस को कहते हैं। अब एक बच्चे का पहले एक चीज़, उसके पास एक नॉलेज था, आपने उसको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसके बिहेवियर में हमने लर्निंग की कल डेफिनेशन पढ़ी थी, चेंज इन बिहेवियर। तो टेस्ट बेसिकली हम ले रहे होते हैं हम उस बिहेवियर चेंज को देखने के लिए कि कितना चेंज है उसके नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, एक्शंस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट है कि हमने टेस्ट बना लिया ताकि हम बच्चे से इंफॉर्मेशन गेन करें या उसके बिहेवियर को मेजर करें। अब हमने वो टेस्ट बच्चे को दे दिया, बच्चे ने वो टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया सारी क्लास में, और उन्होंने आपको वो आंसर शीट वापस कर दी। अब आप क्या करते हैं? उसकी मार्किंग करते हैं, नंबर लगाते हैं। जो बच्चे ने जवाब जितना लिखा है, किसी को आप 10 में से 10 दे रहे होंगे, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 0। तो वो जो नंबरिंग करना है बच्चे के रिस्पॉन्स की, इसको मेजरमेंट कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट का दूसरा नाम या इसका सिनोनिम जो है वो क्वांटिफाई करना होता है, क्वांटिफिकेशन है या न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल या मेजरमेंट, ये सिमिलर वर्ड्स हैं। अब आपने जो है उसको नंबर भी लगा दिए, यानी आपने मेजरमेंट भी कर ली। देन आप करते हैं असेसमेंट। आप देखें, आपने मेजरमेंट के बाद आपने ये असेस करना है अपने आप को कि मेरी टीचिंग का क्या जो है वो इम्पेक्ट रहा है, या बच्चे ने कितना कुछ गेन किया है। ठीक है, तो आप इसे असेस कर सकते हैं, यानी आपके पास जो मेजरमेंट का डाटा है, यानी बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसी से आप इस चीज़ का क्या कर रहे होते हैं? एक अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस ठीक थी या गलत रही है। आपको अपने टीचिंग मेथड के अंदर मज़ीद कहाँ कहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है, और बच्चा किन किन एरियाज़ के अंदर वीक है, उन एरियाज़ पे उस बच्चे पे मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तो ये असेसमेंट कहलाती है। फिर आता है जी इवैल्यूएशन।
अब ये हमने बात की कि टेस्ट बना लिया, उसके स्कोर जो है वो स्कोरिंग कर ली या मार्किंग कर ली, फिर हमने जो है उसकी असेसमेंट भी कर ली, इंटरप्रिटेशन भी कर ली, देन आता है एवेलुएशन। अब एवेलुएशन में हम सिर्फ एक चीज़ को नहीं देखेंगे, यानी बच्चे के मार्क्स को नहीं देखेंगे, हम इसमें सारी चीज़ें देखेंगे कि जो हमने कंटेंट यानी करिकुलम बनाया, टेक्स्ट बुक्स बनाई, वो टाइम टेबल जो सेट किया, वो टीचर की टीचिंग, इसी तरह जो थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, बच्चे की लर्निंग, यानी जो कुछ हमने जो जितनी एफ़र्ट्स की हमने बच्चे की लर्निंग को बेहतर करने के लिए, जिसमें टीचिंग, जिसमें करिकुलम, जिसमें असेसमेंट, जिसमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट, हर एक चीज़ आ जाएगी, तो ये इवेलुएशन कहलाती है। ये हम एंड पे करते हैं, ये फाइनल सर्टिफाइंग जजमेंट होती है। असेसमेंट हम ड्यूरिंग वर्क करते हैं और असेसमेंट के बाद हम अपने मेथड को चेंज कर लेते हैं। जैसे एक टॉपिक पढ़ाने के बाद आप जो है एक चैप्टर पढ़ाने के बाद आप बच्चों से टेस्ट लेके उसकी असेसमेंट कर लेते हैं कि मेरा मेथड ठीक जा रहा है या गलत जा रहा है, आप उसको चेंज कर लेते हैं। वैल्यूएशन साल के सेमेस्टर के एंड पे होती है। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप उस पहले वाली जो चल रही होती है चीज़ उसको मॉडिफाई कर सकें। तो अब हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे लोएस्ट इन चारों में टेस्टिंग एलिमेंट्स में इनमें टेस्ट सबसे लोएस्ट होता है और इवेलुएशन हाईएस्ट या ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है। अब वही तीन डेफिनेशन, अ सेट ऑफ क्वेश्चन, ये भी टेस्ट है, या इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सैम्पल ऑफ बिहेवियर, या इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ या फॉर सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये इंस्ट्रूमेंट भी इसको कहते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन भी कहते हैं बच्चों से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। देन आता है मेजरमेंट। अब इसको हम कहते हैं क्वांटिफिकेशन, स्कोरिंग, या फिर गिविंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू स्टूडेंट रिस्पॉन्स, तो बच्चे के रिस्पॉन्स यानी वही नंबर लगाना। क्वांटिफिकेशन और स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस और ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव। ये रेड बुलेट्स में इनके की वर्ड्स हैं, ठीक है, रेड फॉन्ट्स में की वर्ड्स हैं। देन आता है जी असेसमेंट। अब हमने मेजरमेंट कर ली, तो उस मेजरमेंट का जो डाटा है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बेहतर, हम उसको असेस करेंगे कि ये ठीक है, ये गलत है, हम क्राइटेरिया सेट कर लेंगे। इट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा, इट मेक सेंस ऑफ द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब इसमें हम क्या करते हैं, यानी टेस्ट लेते हैं, फिर मेजरमेंट, फिर असेसमेंट होती है। हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं उसको कि कौन बेहतर रहा, कौन बेहतर नहीं रहा, फिर इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और यूज़ भी करते हैं अगली जो हम लाए अमल चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। यहाँ पे हम एक अहम बात करते हैं कि जितने भी टेस्ट होते हैं वो असेसमेंट कहलाते हैं, लेकिन सारे टेस्ट असेसमेंट नहीं होते। सपोज़ आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अब आप अपनी क्लास को असेस कर रहे होते हैं कि ये बच्चे, आपने जो टास्क उनको असाइन किया है कि वो बच्चे वो टास्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये आप उनकी ऑब्जर्वेशन सिर्फ करें, कोई टेस्ट नहीं ले रहे, ये ऑब्जर्वेशन भी असेसमेंट कहलाती है, ठीक है। यानी आप बेसिकली तो असेस कर रहे हैं ना बच्चों को थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो हम यूँ कहते हैं कि तमाम जो टेस्ट होते हैं ना, जितनी भी तरह के लेते हैं, चाहे आप रिटर्न लेते हैं, चाहे आप ओरल लेते हैं, इंडिविजुअल लेते हैं, ग्रुप की शक्ल में लेते हैं, एमसीक्यूज बेस लेते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेते हैं, उनकी एंड पे हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ऑल टेस्ट आर असेसमेंट बट ऑल असेसमेंट आर नॉट टेस्ट, जैसा कि ऑब्जर्वेशन है। एंड पे है जी इवेलुएशन, ब्रॉडेस्ट इन स्कोप। इवेलुएशन का दूसरा नाम जजमेंट होता है। अब देखें जज, आवाज़ का इशू बाकी लोगों को है? नहीं सर, ठीक है सर हमारे पास ठीक है। अगर इंडिविजुअल कोई इश्यूज हैं तो वो फिर आपके पास नेटवर्क का इशू होगा, आप एक दफ़ा लीव करके दोबारा रीजॉइन कर लें। अच्छा, इवेलुएशन की हम बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कि ये जजमेंट है। अब एक जज फैसला कब देता है, जब एक वाक़या हो चुका होता है, ठीक है, उसके बाद सज़ा जज़ा होती है, वो वक्त वापस नहीं आता होता। इसी तरह एजुकेशन के अंदर जब हम इवेलुएशन करते हैं तो वो फाइनल एग्ज़ाम होता है, चाहे पैक का हो रहा है, चाहे बोर्ड का, मैट्रिक का, इंटर का एग्ज़ाम हो रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो रहा है, वो जो फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, जो सर्टिफाइंग जजमेंट होती है, यानी जिस पे सर्टिफिकेशन पास फेल आपको किया जाता है, वो जजमेंट इवेलुएशन कहलाती है, ठीक है। टेस्ट सबसे लोएस्ट, फिर मेजरमेंट, फिर असेसमेंट और इवेलुएशन। उसके बाद है जी अप्रोचेस टू असेसमेंट। अब देखें, हम या तो किस किस काम के लिए असेसमेंट करते हैं, या तो हम बच्चे की लर्निंग को बेहतर करने के लिए ड्यूरिंग या बिफोर टीचिंग करते हैं असेसमेंट, या फिर ये है कि आफ्टर टीचिंग करते हैं टू मेजर द स्टूडेंट अचीवमेंट, ठीक। अब इसको सपोज कर लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं टीचर हूँ,
मैं पढ़ाने से पहले बच्चों से उनका प्रीवियस नॉलेज यानी जो कुछ उनको पहले पता है, अब जैसे कल मैंने आज तो मैंने क्वेश्चन नहीं किए, कल मैंने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ एजुकेशन। एक्चुअली मैं आपके प्रीवियस नॉलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन की डेफिनेशन को या डेरिवेशन को जानते हैं, कौन कौन लोग हैं जो एसडीजी के बारे में जानते हैं। अब ये आपका प्रीवियस नॉलेज जज किया जा रहा था, ठीक है। इसी तरह कोई भी टीचर, जब आप अल्लाह ताला आप सबको लेक्चर हेडमास्टर बने, आप भी जब जाएंगे तो आप सबसे पहले बच्चे का लेक्चर में प्रीवियस नॉलेज जज करते हैं, सवालात चंद करते हैं। एक तो इससे इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं, दूसरा बच्चे अपनी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक कर लेते हैं, और तीसरा टीचर को जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि टीचर असेस कर लेता है कि इनको पहले इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है या बिल्कुल ही नहीं है, या है तो थोड़ी बहुत है। तो ये होती है असेसमेंट बिफोर टीचिंग, ठीक है। इसको टीचिंग से पहले की असेसमेंट कहा जाता है। अच्छा, फिर मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया। लेक्चर स्टार्ट करने के दौरान जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, तो ये मेरी क्या कहलाती है, ड्यूरिंग असेसमेंट कहलाती है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैंने पढ़ा लिया और एंड पे मैं ये पूछता हूँ कि अच्छा चले पता चले कि आज मेरे लेक्चर की किस किस बच्चों को समझ आई है, किस किस स्टूडेंट को समझ आई है। तो आगे से स्टूडेंट्स के जो रिस्पॉन्सेज होंगे ये आफ्टर असेसमेंट होगी, यानी टीचिंग के बाद, जिसको पोस्ट असेसमेंट हम कहते हैं। अब इसी तरह हम अप्रोचेस की बात करते हैं कि हम जो है वो कितने वेज से और क्यों फिर असेसमेंट करते हैं। एक हम करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब जो हम पहले या दरमियान में दौरान टीचिंग करते हैं ना असेसमेंट, पहले और दरमियान वाली हम इसलिए करते हैं, उसकी वजह मैंने बताई है, या तो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जज किया जा रहा होता है, या फिर हम उसके प्रीवियस को न्यू के साथ लिंक कर रहे होते हैं, या फिर हम जो है जब ड्यूरिंग कर रहे होते हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या बच्चा हमारी बात को समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो वो असेसमेंट जो बिफोर और ड्यूरिंग टीचिंग की जाती है, असेसमेंट की वो अप्रोच जिसमें हम असेसमेंट को पहले, पढ़ाने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, या फिर दौरान टीचिंग ख़त्म करने तक, शुरू करने से ख़त्म करने तक, ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आता है। तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो असेसमेंट हम करते हैं, क्यों करते हैं, टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग और लर्निंग को बेहतर करने के लिए इसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब देखिए, फॉर कहते हैं के लिए, लर्निंग को बेहतर करने के लिए असेसमेंट जो होगी असेसमेंट फॉर लर्निंग होगी। इसके उल्ट होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब हमने पढ़ा लिया, मैंने आपको पढ़ा लिया सपोज, और एंड पे मैं आपसे 8-10 क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो वो जो एंड पे, अब आपका जैसे कल मैंने क्विज़ लिया आपसे, एंड पे मैंने लेक्चर के बाद आपको रिकॉर्डिंग के साथ शेयर किया था, तो वो बेसिकली आपकी पोस्ट असेसमेंट थी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के, जो आपने लेक्चर में सुना उसमें से कितना कुछ आपने समझा, ठीक है। तो जब पढ़ाने के बाद एक टीचर असेसमेंट करेगा, वो असेसमेंट क्या कहलाएगी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगी। ये कब की जाती है, आफ्टर, ठीक है, डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स, लेक्चर और लेसन। ये क्यों की जाती है, टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस को, अचीवमेंट को, कि बच्चे ने कितना कुछ समझा नहीं समझा, इसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। अब ऑफ कहते हैं लर्निंग की असेसमेंट, ठीक है, और लर्निंग के लिए जो असेसमेंट फॉर, ये पहले या दरमियान में होती है। अब ये तो हो गई, ये तो वो बातें हैं जो मैंने आपसे पूछी या आपको स्टार्ट में बताई, पूछी, या बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर की। अब मैं कुछ देर के लिए ऑफलाइन हो जाता हूँ, आप लोग आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं उसी टॉपिक पे जो मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, या सपोज मैं आपको 10 मिनट की एक्टिविटी दे देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये फ़लाँ आपस में इनबॉक्स में डिस्कस करें, फ़लाँ आपस में इनबॉक्स में डिस्कस करें, या हमारा चैट बॉक्स यूज़ कर लें, ठीक है। और अब देखें, आप एक दूसरे से सवाल कर रहे होंगे, तो वो जब ऐसी असेसमेंट जिसमें स्टूडेंट एक दूसरे से सवाल करता है, या एक बच्चा अपने आप से खुद सवाल करता है कि जी मुझे समझ लगी है कि नहीं लगी, तो मैं तो पिछले 2 दिन नहीं आया ना, पिछला लेक्चर मैंने नहीं लिया, तो मुझे अब भी इसी वजह से समझ नहीं। तो ये एक बच्चा अपने आप से खुद सवाल कर रहा होता है। जब एक बच्चा अपनी असेसमेंट खुद करता है, या उसका पीयर यानी उसका क्लासमेट उसकी असेसमेंट कर रहा हो, तो ये असेसमेंट कहलाती है अप्रोच, ये कहलाती है असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग। अब अगली स्लाइड्स पे हम इनकी डिटेल देखेंगे, इनके एग्जांपल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वही हैं जो मैंने अभी आपको वर्बली सारी बता दी। असेसमेंट फॉर लर्निंग, स्क्रीवर ने कॉन्सेप्ट दिया था फॉर्मेटिव असेसमेंट का, हम इसको बाद में पढ़ते हैं।
पहले हम पढ़ते हैं रेडीनेस असेसमेंट, फिर प्लेसमेंट पे जाएंगे, फिर डायग्नोस्टिक पे, फिर फॉर्मेटिव पे। अब देखें रेडीनेस का मतलब ये है कि हम किसी बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जज करते हैं ताकि उसको न्यू नॉलेज के साथ लिंक कर सकें, बच्चे की अटेंशन को कैच कर सकें। तो ऐसा टेस्ट जिसमें हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जज करें और उसके प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक कर दें, ये क्या कहलाता है? रेडीनेस टेस्ट। यानी बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो के क्या पढ़ने जा रहा है, ये रेडीनेस टेस्ट कहलाता है। फिर आता है प्लेसमेंट असेसमेंट। अब आप जो है क्लास के अंदर 2 ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो क्या करते हैं, या पेयर्स बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ना, आप अपनी क्लास में पेयर बनाना चाहते हैं कि एक कमज़ोर बच्चा और एक अच्छा बच्चा, ताकि कमज़ोर बच्चे को अच्छा बच्चा सपोर्ट करे। आप सारी क्लास का टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर एक बच्चा जो है ना वो आप क्लास के 2 ग्रुप्स बना लेते हैं, एक वीक बच्चों का ग्रुप और एक जो है वो अच्छे बच्चों का। फिर एक उधर से उठाते हैं, एक उधर से इनके पेयर बना देते हैं, मिसाल के तौर पर। तो ये प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाती है। जब आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर, कोर्स के अंदर, ग्रेड के अंदर किसी बच्चे को प्लेस करते हैं, उसके लिए जो टेस्ट लेते हैं, दैट असेसमेंट इज़ प्लेसमेंट असेसमेंट। इसी तरह आप एक स्कूल को चला रहे हैं, आपके पास एक फैमिली, एक पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे को आप ग्रेड 7 में यहाँ पे एडमिशन दें। आप कहते हैं कि ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट है 6 ग्रेड पास का, लेकिन मेरा एक प्राइवेट स्कूल है और मैं तो यहाँ अपनी मर्ज़ी करूँगा, हम तो इसका टेस्ट लेंगे, अगर हमारे लेवल का ये हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ हम जो है ना, हम तो इसको 5वीं 6वीं में बिठाएंगे ताकि हमें साल 2 की ज़्यादा फीसें आएँ। ये बातें आप दिल में कर रहे होंगे, बट आप जो है पेरेंट्स को ये शो ऑफ कर रहे होंगे कि हम तो बड़े मुखलिस हैं आपके साथ, कि जी आपके बच्चों को हम क्या करने जा रहे हैं, इसके लेवल के अकॉर्डिंग ग्रेड में रख। ऐसे ही होता है हमारे प्राइवेट स्कूल्स में। तो अब आप उस बच्चे के की जो असेसमेंट करेंगे ना, किस ग्रेड में उसको बिठाना है, तो ये भी प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाती है। यानी किसी बच्चे को किसी कोर्स ग्रेड में रखने के लिए, उसको ऑफ़र करने के लिए वो कोर्स या ग्रेड जो आप उसकी असेसमेंट करते हैं, ये भी प्लेसमेंट असेसमेंट है। लेक्चर में कैसे की जाती है वो मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, देन आती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब देखें, आपको खुदा न खास्ता कोई मसला बनता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो है बजाय इसके कि डायरेक्ट आपको क्या करे, कोई दवाई तजवीज़ कर दे, वो पहले आपका टेस्ट लेता है। पहले क्या करता है? टेस्ट लेता है, आपको ऑब्ज़र्व करता है, आपके मुख्तलिफ टेस्ट रिकमेंड करता है, आप लेबॉर्ट्री में वो टेस्ट कराते हैं, फिर उनके रिज़ल्ट लेकर दोबारा आप डॉक्टर साहब के पास आते हैं कि मोहतरमा या मोहतरम ये देखें ये रिज़ल्ट है। उसके बाद वो जो है जो भी मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करता है। अब इसी तरह जब आप क्लास में होते हैं तो आपकी क्लास में सारे बच्चे इक्वल नहीं होते। क्या ऐसा है कि आपके सारे बच्चे एक जैसे होते हैं और आप उनको एक जैसे मेथड से पढ़ा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? 40 बच्चे हैं आपकी क्लास में, उधर पॉसिबल नहीं है, एक ऐसे बच्चे नहीं होते, हाँ, उनके इंफरादी खुलाफात होते हैं। यस, जितना अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छी से अच्छी क्लास है, अगर आपके पास सपोज 20 की स्ट्रेंथ है तो 3-4 बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपकी इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होगी। इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, के बच्चों के लेवल में डिफरेंस होता है। अब इसी तरह उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस में एक डिफरेंस ये होता है कि हमारे कुछ बच्चों को मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बेचारे को देखने का मसला, किसी को सुनने का मसला, किसी को फोकस करने का मसला, किसी को बैठने का, चलने का, ठीक है, ये मुख्तलिफ मसाइल हैं हमारे बच्चों को होते हैं। 10% हमारी पॉपुलेशन, यानी हर 10वां बच्चा हमारा किसी न किसी वजह से किसी न किसी मसले का शिकार होता है। अनफॉर्चुनेटली उनमें से 1% मुश्किल हमारे स्कूलों को ज्वाइन करते हैं, बाकी 9% जो बच्चे ऐसे होते हैं वो अपनी स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट ही नहीं कर, बल्कि एडमिशन ही नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे यहाँ जो है स्पेशल एजुकेशन के इदारे से ये सिर्फ तहसील लेवल पर एक स्कूल होता है। अब देखें 10%, यानी हर 10वें बच्चे के लिए, सपोज़ करें कि किसी गांव में या किसी तहसील के अंदर फ़र्ज़ करें 1000 बच्चा है ना टोटल, तो उसमें जो है वो 100 बच्चा स्पेशल होता है। आप देखें 900 बच्चों के लिए आपके पास कितने इदारे मौजूद होंगे? आपके पास कम से कम 100 इदारा मौजूद होगा, और बाकी 100 बच्चे के लिए सिर्फ एक इदारा, ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का बड़े मसाइल हैं। अल्लाह ताला आपको, आपकी आने वाली नस्लों को इस तरह की मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे महफूज रखे, आमीन सुम आमीन।
तो ये हमारे बच्चे बेचारे होते हैं इस तरह के। अब उन बच्चों की जो मेडिकल रीज़न हैं, यानी किसी को देखने का, किसी को सुनने का, मिसाल के तौर पर टीचर को वाइट बोर्ड पे कुछ लिखते थे, बेटा सबको नज़र आ रहा है, तो साफ ज़ाहिर है जिसका विजन का प्रॉब्लम हो गया, सर मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप उसको क्या करते हैं, आगे बिठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को सुनने का प्रॉब्लम है तो आप उसको फैसिलिटेट करते हैं, किसी को बोलने का है, किसी को फोकस करने का प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। तो जब आपको पता होगा ना कि आपकी क्लास में इस इश्यूज़ के हामिल बच्चे मौजूद हैं, देन आप उस तरह से अपनी टीचिंग को प्लान करेंगे। तो ये असेसमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहलाती है। यानी आप टीचिंग से पहले बच्चों की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, मेडिकल रीज़न या मेडिकल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं। वो जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है आपके मर्ज़ को, खुदा न खास्ता अगर आपको जाना पड़े, तो इस तरह आप भी अपने बच्चे के मसाइल को डायग्नोज करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। देन आता है जी फॉर्मेटिव। अब आपने जो है रेडीनेस भी कर लिया, प्लेसमेंट भी हो गई, डायग्नोस्टिक भी हो गई, अब आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। आपका लेक्चर बहुत अच्छी तरह से तैयार है, आप बड़े पैशनेट हैं कि आपने इंशाल्लाह आज अपने बच्चों को ऐसा पढ़ाना है कि बच्चे खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। तो अब ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से एंड तक जितने सवाल आप करते हैं, क्यों करते हैं हम ये सवाल? पहली बात हम इसलिए करते हैं कि हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग देखें कि उसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, यानी टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस। अच्छा, हमें पता चल गया कि उनको जो है वो समझ आ रही, देन हम उनको फीडबैक भी देंगे। मिसाल के तौर पर बच्चे समझ रहे हैं तब उनको हम अप्रिशिएट करेंगे, नहीं समझ रहे हैं तो हम उनको मज़ीद जो है वो समझाएंगे, एग्जाम्पल देंगे, उनको टाइम देंगे, फीडबैक देंगे, ठीक है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट एंड रेडीनेस बिफोर इंस्ट्रक्शन होती है, और इनको हमने थोड़ी देर पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग का नाम दिया। अब जितनी तरह की अब असेसमेंट हम करते हैं ना, इन सारी असेसमेंट का पर्पज़ टीचिंग लर्निंग को बेहतर करना होता है। अब आते हैं हम असेसमेंट एज लर्निंग पे। इसमें मैंने कहा दो बातें मैंने कही थी, एक कि बच्चा अपनी असेसमेंट खुद करता है। मिसाल के तौर पर मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया तो मैं ये देखूंगा कि आज जो है मुझे एवेल्युएशन की और असेसमेंट की डेफिनेशन में डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा सपोज। अब ये मैं अपनी असेसमेंट खुद कर रहा हूँ, फिर मेरे टीचर ने मुझे टेस्ट दे दिया आज, उस टेस्ट में मेरे 20 में से 18 नंबर आए। टीचर ने एक हफ्ते बाद दोबारा मुझे टेस्ट दे दिया, उस टेस्ट में मेरे 16 नंबर है। मैं अब परेशान फिर कि भाई पहले टेस्ट में 18 आ गए, अब 16 क्यों आए? पढ़ता तो मैं वैसे ही रहा हूँ, बल्कि मैं पहले से ज़्यादा पढ़, कहाँ पे क्या वजह बनी? फिर मुझे पता चलता है कि अच्छा आपने इस दफ़ा ना लेक्चर थोड़ा ध्यान से नहीं सुने थे। तो ये कहलाती है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, यानी मैं अपनी असेसमेंट खुद कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं कह रहा। अब इसमें मैंने दो डिफरेंट एग्जांपल्स दिए। एक तो मैं जनरली देख रहा हूँ कि मुझे कितनी समझ आई, कितनी नहीं आई, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अपने आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जब एक स्टूडेंट अपनी वैल्यूएशन खुद करे और उसमें वो अपनी जो असेसमेंट यानी रिफ्लेक्शन कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एक बच्चा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को खुद आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, ये सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ रिफ्लेक्शन कहलाती है। और एप्सिटिव जो दूसरी टेस्ट की मिसाल मैंने आपको दी है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक बच्चा उसके पहले टेस्ट में अच्छे मार्क्स से, दूसरे टेस्ट में उसके मार्क्स कम आए। पहले उसे उस्ताद ने सवाल 3 पूछे, उसने क्लास में तीनों सवालों के जवाब दे दिए, ठीक है। 20 मिनट बाद उस्ताद ने सवाल किया, वो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया। अब ये बच्चा यहाँ पे खुद सोचता है, ठीक है, कि देखें क्या वजह है, अपनी असेसमेंट खुद करे कि पहले तो टीचर ने पढ़ाया, मैंने फौरी जवाब दे दिया, अब क्या वजह है? तो वजह मालूम हुई कि जब उस्ताद साहब पढ़ा रहे थे, इधर फैमिली में से किसी की बात आई या किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैं उसको रिप्लाई करने लग गया या लग गई, तो इस वजह से मुझे बात की समझ नहीं है, मैं आंसर नहीं कर पाई। इसको कहते हैं एप्सिटिव असेसमेंट। जब आपका बच्चा अपनी पहले वाली और मौजूदा परफॉर्मेंस को, मौजूदा टेस्ट के रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर करेगा कि मेरे पहले टेस्ट के रिजल्ट बेहतर थे या अब वाले, एप्सिटिव असेसमेंट कहलाती है। अब ये तो खुद करता रहा है ना, दोनों में वो। अब आ जाती है उसके पीयर्स की बात। अच्छा, असेसमेंट को हम अप्रेजल भी बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि जजमेंट को हम जो है वो इवैल्यूएशन को जजमेंट कहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट टेस्ट को हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसी तरह मेजरमेंट को हम जो है न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं, और असेसमेंट को हम अप्रेजल बोलते हैं। असेसमेंट का दूसरा नाम अप्रेजल है। अब पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल क्या है? जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की असेसमेंट करता है, इसको हम पीयर अप्रेजल या पीयर असेसमेंट बोलते हैं। और जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की असेसमेंट के बाद उस पर फीडबैक देता है,
सपोज़ मैं और XYZ कोई स्टूडेंट है, हम दोनों क्लासमेट्स हैं, तो मैंने उससे सवाल किया अपने क्लासमेट से, उसने जवाब दिया, तो मैं उसको वेल डन कहता हूँ, दिस इज़ फीडबैक। मैं कहता हूँ नहीं ऐसे सर ने तो ऐसे नहीं करा था जैसे आप बता रही हैं या बता रहे हैं। तो ये पीयर रिव्यू कहलाता है, एक दूसरे की असेसमेंट करना पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल कहलाता है। और एक दूसरे की असेसमेंट के बाद उस पर कमेंट्स देना अच्छे या बुरे, इसको पीयर रिव्यू कहा जाता है। ये है असेसमेंट एज लर्निंग, जो 3 अप्रोचेज ऊपर हमने देखी थी ना, ये वाली, तो इसकी ये तीसरी थी। अच्छा, अब हमारा जो एक टॉपिक रहता है इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। अब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम कहते हैं कि हम मुख्तलिफ वे से जो है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी करते हैं, यानी पढ़ाने के बाद, कोर्स कंप्लीशन के बाद, चैप्टर के बाद जो हम असेसमेंट करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाती है। इसमें सबसे पहले समेटिव असेसमेंट है, यानी वो असेसमेंट जिसको भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि जब आप इंस्ट्रक्शंस के बिल्कुल एंड पे असेसमेंट करते हैं, जो फाइनल सर्टिफाइंग जजमेंट होती है, उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि समेटिव असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन आर टू सिमिलर थिंग्स, ठीक है। ये सिनोनिम्स आप इनको कह सकते हैं, समेटिव असेसमेंट को एंड एवेल्यूएशन को। अच्छा, दूसरी होती है इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट। अब आप टीचर हैं, आप क्या करते हैं, आप अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चों हमारी बुक में टोटल 10 चैप्टर हैं, जैसे ही चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा तो आपका टेस्ट होगा, 2 कंप्लीट होगा आपका टेस्ट होगा, 3 कंप्लीट होगा आपका टेस्ट होगा। तो जब आप जो है किसी स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, यानी एक चैप्टर आप कह सकते हैं, एक सेक्शन कह सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस आप उनको जो है वो उनकी एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि 10 पेजेस के बाद, 20 पेजेस के बाद, ठीक है। जब आप किसी यूनिट या सेक्शन के बाद असेसमेंट करते हैं, इसको हम इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट कहते हैं। यानी आप बच्चों की परफॉर्मेंस को क्या करें, किसी यूनिट, चैप्टर या सेक्शन के बाद, हर यूनिट सेक्शन के बाद, इसको इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट हम बोलते हैं। और दूसरी क्या होती है, कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस क्या है कि इसमें आप, अच्छा पहले में आप डेट डिसाइड नहीं करते, आप कोर्स कंटेंट डिसाइड करते हैं कि इसके बाद आपका टेस्ट होगा। जबकि जो दूसरी असेसमेंट है ना, इसमें हम डेट डिसाइड कर लेते हैं, कंटेंट डिसाइड नहीं करते कि कम होगा या ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर आपका रोज़ाना टेस्ट होगा, जैसे हमारा इंशाल्लाह ये मंडे से सेशन स्टार्ट होना रेगुलर, तो आपका रोज़ाना एक टेस्ट होगा, ये कंटिन्यूस असेसमेंट है, डेली टेस्ट होगा। और फिर आपका एक चैप्टर कंप्लीशन टेस्ट भी होगा ड्यूरिंग आपका जो कोर्स है, ड्यूरिंग कोर्स आपके वो जो टेस्ट आपका होगा वो आपका इंटरम होगा। अब उसमें मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं बता रहा कि जो है वो किस डेट को होगा, उसमें डेट डिफाइन नहीं है। हमारे टेंटेटिव प्लान में होगी बट हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने प्लान में लिखा हुआ किसी एक चैप्टर के 8 लेक्चर हैं तो मे बी उसके 7 हो जाए, मे बी 9 हो जाए, तो इसलिए उसमें फ्लक्चुएशंस आ सकती। तो जब आप एक कोर्स को डिफाइन करते हैं कि हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, इसमें आप डेट डिफाइन नहीं करते, वक्त का तयन नहीं करते, बल्कि कोर्स का तयन करते हैं, इतने के बाद आपका टेस्ट होगा। तो ये इंटरम या बेंचमार्क होता है। और जब आप जो है वक्त का तयन करते हैं, कोर्स का नहीं करते, मिसाल के तौर पर हर दिन, हर रोज़, यानी कि हर मंडे को वीकली, हर महीने की पहली तारीख को टेस्ट होगा, मंथली, ठीक है, इस तरह की असेसमेंट कंटिन्यूस असेसमेंट कहलाती है। हाँ जी, लास्ट हमारा जी टॉपिक है जी, यहीं तक हम पढ़ेंगे आज। ये है जी प्रोसेस असेसमेंट एंड प्रोडक्ट असेसमेंट। आप देखें प्रोसेस असेसमेंट, बल्कि ये मैं अगर क्वेश्चन थ्रो करूँ आप लोगों की तरफ, तो आप में से कोई बता सकता है अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करते हुए ये रीड किए बगैर के प्रोसेस और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होगा? जी प्लीज़, एनीवन। जी प्लीज़, किसी को समझ लगी हो? सर हम एक बता रहे होते हैं तो साथ के साथ उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो वो जो हमारी फॉर्मेटिव होती है इसको कहते हैं प्रोसेस। और सर जो हम उसको पढ़ा लेते हैं एक साल के एंड पे, जो बच्चे को समझ आ रहा होता है, फिर वो जो उसका रिजल्ट होता है उसको प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने, जी वेल डन। अच्छा, मैंने असेसमेंट ऑफ, जी जी जी, जो प्रोसेस है वो इनपुट है और जो प्रोडक्ट है वो आउटपुट है। यस।
इनपुट तो हम नहीं कह सकते, बट ड्यूरिंग कह सकते हैं, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। और जो आउटपुट है ना बच्चे की, वो प्रोडक्ट है। अच्छा, अब जैसे हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ा है, कोई इन दोनों में से मुझे बता सकता है कि कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, कौन सी प्रोडक्ट कहलाएगी? जी सर जो ये फॉर वाली होगी सर वो हमारे पास प्रोसेस होगी, और सर ये जो ऑफ होगी चलें, अब आपने आपने अब नहीं बताना, कोई और कोशिश करेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट पढ़ा है, कोई मुझे बता सकता है कि फॉर्मेटिव प्रोसेस होगी या प्रोडक्ट होगी, और सबमेटिव प्रोसेस है या प्रोडक्ट है? जी सर समेटिव जो है प्रोडक्ट है, जो फॉर्मेटिव है वो प्रोसेस है। यस, सबमेटिव जो है वो प्रोडक्ट है, और फॉर्मेटिव जो है, जी जी फॉर्मेटिव जो है सर वो प्रोसेस है, और समेटिव जो है आपकी वो प्रोडक्ट है। यस, वेल डन जी। बस यही इनकी डेफिनेशंस हैं कि ये वो असेसमेंट जो हम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन करते हैं, जब इंस्ट्रक्शन कंटिन्यू होती है। जैसे अभी हमने टॉपिक क्लोज नहीं किया, मैं इस वक्त जो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ दैट इज़ प्रोसेस असेसमेंट या प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट। और चैप्टर के टॉपिक के क्लोज होने के बाद मैं आपको एक टेस्ट शेयर करूँगा, क्विज़ शेयर करूँगा, वो क्विज़ आप लोग अटेंड करेंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट असेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है प्रोसेस असेसमेंट एंड प्रोडक्ट असेसमेंट में। ये चारों टाइप्स आप जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये चार हमारी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन। ये चलें, एक स्लाइड छोटी सी है, इसको देख लेते हैं, फेजेस ऑफ एवेल्यूएशन। अब एवेल्यूएशन के 3 फेजेस हैं। ठीक है, कौन कौन से फेज़ हैं? एवेल्यूएशन का पहला फेज़ प्लानिंग फेज़ है, एवेल्यूएशन का दूसरा फेज़ प्रोसेस फेज़ है, और एवेल्यूएशन का तीसरा फेज़ प्रोडक्ट फेज़ कहलाता है। अब देखें, प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो किस तरह का है, किस तरह का टेस्ट हमने लेना है। ठीक है, सिचुएशनल एनालिसिस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स इसमें कौन कौन से हैं, और टाइप ऑफ टेस्ट कौन सा है, यानी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, टेस्ट की लेंथ कितनी है, टेस्ट का टाइम कितना है, टेस्ट हमने जो है वो आगे नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी प्लानिंग है। यानी टेस्ट को बनाना, सबसे पहले तो हम पता हो ना कि टेस्ट हम ले क्यों रहे हैं, सब्जेक्टिव ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, ये लिखेंगे। तीसरे नंबर पे टेस्ट हम उसी की बेस पे टेस्ट बना लेंगे। अब टेस्ट बन गया, प्लानिंग मुकम्मल हो गई। फिर आता है प्रोसेस, यानी अब हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, इम्तिहान पेपर में बच्चे पेपर में अपीयर होंगे, बच्चे पेपर कंडक्ट कर रहे होंगे, दे रहे होंगे एग्ज़ाम। अब ये हमारी प्रोसेस फेज़ कहलाएगा। अब बच्चों ने इम्तिहान दे लिया और आप के पास पेपर अगेन वापस आ गए, आंसर शीट्स वापस, आप उनकी मार्किंग कर रहे हैं, फाइनल उनको ग्रेड दे रहे हैं, डिग्रीज अवार्ड कर रहे हैं, ये आपका प्रोडक्ट फेज़ कहलाता है। तो इवैल्यूएशन के 3 फेजेस होते हैं, प्लानिंग, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट फेज़। कोई क्वेश्चन जी आज के टॉपिक के हवाले से अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो लोग कल जो है वो सेशन का हिस्सा नहीं बने थे लाइव, या जिनको रिकॉर्डिंग नहीं मिली या वो सुन नहीं सके, मैं बहुत ब्रीफली थोड़ा सा तारफ़ करवा देता हूँ उन लोगों के लिए जो हमारा रेगुलर सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे। मंडे से हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। क्लास की टाइमिंग हम मगरिब के बाद रखेंगे। टाइम एग्जैक्टली क्या होगा वो जो रेगुलर सेशन ज्वाइन करेंगे उनके मशवरे से होगा। दूसरी बात, डेली लेक्चर होगा, टोटल 65 लेक्चर होंगे। डेली टेस्ट होगा जो पढ़ाया जाएगा इसी पैटर्न पे जैसे कल और आज शेयर किया जाएगा। ये सॉफ्ट नोट्स आपको ऐसे ही ग्रुप में मिलेंगे या फिर इनका गूगल ड्राइव का लिंक आपको दे दिया जाएगा ताकि आप स्किप से डिलीट भी हो जाएं तो आप अगेन डाउनलोड कर लें। ये हो गया। उसके बाद आपको 2 बुक्स, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बुक मेरी जो है ना वो यही नोट्स ही हैं, ठीक है। ये नोट्स बुक हैं और बुक नोट्स है, यानी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नोट्स कोई अलग चीज़ें हैं और बुक अलग है। ये सारे का सारा कंटेंट जिनके पास बुक है उनको पता है कि उसी बुक से बना हुआ है। अच्छा, फिर ये होगा, देन हम जो है चैप्टर जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो चैप्टर के बाद टेस्ट होगा हर चैप्टर की कंप्लीशन पे। टेंटेटिव स्केड्यूल आपके पास अभी शेयर हो जाएगा ग्रुप के अंदर ही। और इसमें ये होगा कि सैटरडे और संडे हम ऑफ रखेंगे थ्रू आउट दिस सेशन ताकि आप लोग 5 दिन में जो पढ़ें उसको एटलीस्ट रिवाइज कर सकें। रिकॉर्डिंग आपको रोज़ाना साथ साथ मिलती रहेंगी। 8000 इस सेशन की फ़ीस होगी। 1 टाइम है, एक दफ़ा है। आप में से अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे यानी हाफ अप करना चाहे, हाफ नेक्स्ट मंथ पे,
तो ये ऑप्शन भी है, जो हाफ फीस पे करेगा उसको भी बुक्स जो है हम इंशाल्लाह डिस्पैच दोनों की दोनों बुक्स हम करवा देंगे। तो ये हम मंडे से रेगुलर सेशन स्टार्ट करेंगे बगैर किसी वक्फे के इंशाल्लाह ताला। 65 लेक्चर हमारे टोटल होंगे। जैसे ये 65 लेक्चर हो जाएंगे तो दूसरा प्लान भी अभी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगा कि हम इंशाल्लाह ताला आपके इम्तिहान तक जो है वो एक ग्रैंड टेस्ट सेशन भी कंडक्ट करेंगे। अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप सब पूछ सकते हैं जी। जी किसी का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ये जी जी नवाज साहब। मंडे सर, ये जो मंडे से जो आप सर स्टार्ट लेंगे तो उसकी टाइमिंग मेरे ख्याल से 8 o'clock रखें तो ज्यादा मुनासिब नहीं है हम आप सब मेरे के ख्याल लिए। में ग्रुप में ऐड है इंशाल्लाह, जो रेगुलर हमारे होंगे ना, तो मेजॉरिटी की जो राय जी, जी। होगी, मेजॉरिटी की, मिसाल के तौर पर हमें 20 लोग ज्वाइन करते हैं, 50 करते हैं, जितने भी करते हैं, तो जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही जो है मेरा भी होगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को अच्छा, जी जो फिजिबल टाइम हो वो दूसरी बात सर, सैटरडे संडे जो आप रखेंगे ना उसमें क्लास नहीं होगी ना? नहीं, क्लास नहीं होगी उसमें, ऑनलाइन कोई? बिल्कुल क्लास हाँ क्योंकि बस ठीक है। हाँ तो जी, सिर्फ आप उसमें रिवीजन ताकि करेंगे आपके मंडे से फ्राइडे तक, जो आप पढ़ेंगे हाँ 2 दिन उसको रिवाइज करेंगे आप लोग। बिल्कुल यही है, क्योंकि सारे इन सर्विस लोग होते हैं ना, ज्यादातर टाइम नहीं होता, फिर वो 2 दिन जो है वो हमारे लिए जी, बेहतर जी। रहेंगे ना, उसमें हम रिवाइज कर लेंगे। जी जी कोई और क्वेश्चन जी? सर अस्सलाम वालेकुम। लाइन मैंने पढ़ी थी। जी जी हो जाएगा 8,000 में। सॉरी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर कल आप कह रहे थे कि जिन्होंने बुक्स मंगवा ली है ना, जैसे मैंने 2300 की 2 बुक्स मंगवाई हैं 4th और 5th पीछे, तो आप हाँ, जिन्होंने बुक्स ली हुई है ना, तो उनकी जो फीस है ना वो 5500 होगी, 5500, उसमें से 2500 माइनस कर लेंगे आप लोग। यानी इसमें हमारे सेशन की फ़ीस बेसिकली 5500 ही बन रही है, बाकी बुक्स के चार्जेस हैं। जी कोई और क्वेश्चन? कोई लाइन का कह रही थी, कोई फीमेल के, उन्होंने कोई लाइन पढ़ी है, उसमें कोई इशू है? जी सर मैंने एक लाइन पढ़ी थी, तो लिखा हुआ था check the permanent learning difficulties of the student to adapt or adjust curriculum according to the unique needs of the student। सर इसमें डायग्नोस्टिक असेसमेंट आएगा या यस प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक, असेसमेंट आएगा? यस डायग्नोस्टिक। ये जो टाइप्स सर इसमें हमने, फिर हम करिकुलम भी अडेप्ट करेंगे? हाँ करिकुलम की जो है ना, वो उसमें भी हम 3 टाइप्स उसके अंदर पढ़ते हैं। करिकुलम की एवेलुएशन जब हम करते हैं ना, तो फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड सबमेटिव। फॉर्मेटिव हम करते हैं जब हम करिकुलम बना रहे होते हैं, और डायग्नोस्टिक हम ये देखते हैं कि जो करिकुलम हम बना रहे हैं उन बच्चों के लिए ये किस तरह से वो बच्चे जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है वो इसको कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक होगी। और सबमेटिव जब हम करिकुलम बना के उसके बाद जैसे ये हमारे इम्तिहानात होते हैं, तो ये सबमेटिव असेसमेंट होती है। करिकुलम बन जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद उसके नताइज देखे जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे असेसमेंट की एवेल्यूशन के हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, सबमेटिव एंड डायग्नोस्टिक। करिकुलम में 3 होती हैं। जी जी कोई और क्वेश्चन? ओके जी, जी कोई है तो पूछें जी।